हेलो एवरीवन, आरएसएम एसएसबी की जेईएन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्लास 14 से जिन टॉपिक के क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो टॉपिक है, यहाँ पे 3 टॉपिक्स है, इन्फ्लुएंस लाइन, आर्चेज एंड केबल्स। केबल इन तीनों टॉपिक में सबसे कम इंपॉर्टेंट है, बट जेईएन के एग्जाम में कभी कभार उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। इन्फ्लुएंस लाइन एंड आर्चेज में से दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों बेसिकली फॉर्मूला बेसिस एंड थ्योरी बेसिस टॉपिक्स है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग कौन कौन से क्वेश्चन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, मैं एक बार इसका डिटेल सिलेबस आपको बता देता हूं, सो दैट कि आप अपने नोट से या रेफरेंस बुक से इन सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ ले, देन इसके क्वेश्चंस निकालें। ठीक है, इसका सिलेबस है डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, उसके ऊपर से क्वेश्चन बनता है कई बार। आईएलडी यानी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, किस किस के लिए? फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम। और इसमें दोनों तीनों कंडीशन हम बात करेंगे, ओवरहैंग की, यूनिफॉर्म लोड की और व्हील लोड की। ठीक है ना, इन तीनों सिचुएशन के अंदर एसएसबी में और कैंटिलीवर बीम के अंदर एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के किस तरह से आईएलडी ड्रॉ करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। Then condition for maximum shear force at given section and similarly condition for absolute maximum bending moment, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, ये हमको पता होनी चाहिए। देन मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता ही है। देन आईएलडी फॉर प्लेन ट्रसेस, ठीक है, ट्रस के ऊपर भी कभी कभार एक न्यूमेरिकल आता है। फिर इसके बाद करते हैं हम आर्चेज की। तो आर्चेज में दो तरह के आर्चेज हम बात करेंगे, 3 हिंज एंड 2 हिंज। जब 2 हिंज में हम 2 हिंज पैराबोलिक एंड सेमी सर्कुलर दोनों की बात करेंगे, यानी दोनों का एनालिसिस करेंगे, और 3 इंच के अंदर ओनली पैराबोलिक का एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के फॉर्मूले, सपोर्ट्स के ऊपर क्या क्या फॉर्मूले है दोनों सिचुएशन के अंदर, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड लोड है और यूनिफॉर्म लोड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। देन 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च पढ़ना है। टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है दोनों तरह के आर्चेज में, 2 हिंज एंड 3 हिंज आर्चेज के अंदर। साथ में ये भी पढ़ना है कि कौन सा डिटर्मिनेट है, कौन सा इनडिटर्मिनेट है, और कितनी अगर कोई इनडिटर्मिनेट है तो उसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितनी है। ठीक है, देन एडीज थ्योरम एक छोटा सा टॉपिक है। देन इन्फ्लुएंस लाइन फॉर आर्चेज पढ़ना है हमको। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कंडीशन फॉर आर्चेज पढ़ना है। ठीक है ना, कितने डिस्टेंस के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। देन इसके बाद हम आते हैं केबल्स में। तो केबल्स में बेसिक एजम्पशन ऑफ केबल एनालिसिस पढ़ना है। इक्विलिब्रियम ऑफ लोडेड कॉर्ड पढ़ना है, उसमें छोटा सा एनालिसिस, ज्यादा कुछ नहीं है। देन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, जबकि स्पेशली वो केस, इसका मैं न्यूमेरिकल भी आज आपको साथ शेयर करूंगा, स्पेशली वो केस जबकि केबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैरी कर रही है और जो उसके दोनों सपोर्ट है वो बेसिकली कहाँ है? एक ही लेवल के ऊपर है। देन लेंथ ऑफ केबल के ऊपर क्वेश्चन बनता है, छोटा न्यूमेरिकल या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देन टेम्परेचर स्ट्रेसेस केबल में किस तरह से डील होते हैं थ्योरेटिकली, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका डिटेल सिलेबस है इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट अंडर यूनिट लोड। ठीक है, अंडर यूनिट लोड 2 मीटर फ्रॉम ए फॉर इन्फ्लुएंस लाइन ऑफ रिएक्शन एट ए वुड बी। ये देखिए डायग्राम दे रखा है, ए से 2 मीटर दूर। यहां पे जब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे इस बीम का, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी ये हमसे फाइंड आउट कराएगी। ठीक है, ये एसएसबी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये आपके चारों ऑप्शन है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के लिए जब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम रिएक्शन के लिए बना रहे एट ए, जब हम रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह का बनेगा। यहां पे यानी ए पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है ऑर्डिनेट की वो 1 है, और हमको बात कहां पे करनी है? अंडर यूनिट लोड, यानी इस वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी वो ये होगी। अब इस वैल्यू की अमाउंट कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जो ये ऑर्डिनेट होता है दिस इज 1 माइनस एक्स बाई एल होता है। यहाँ पे एल तो पूरा स्पैन है जो 8 मीटर है, एक्स क्या है? ये डिस्टेंस। ठीक है ना, यानी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिस रिएक्शन सपोर्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, हम ए के रेफरेंस में, क्योंकि ये आईएलडी आर ए के लिए है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बाई एल। एक्स यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? 2 मीटर दे रखा है, वैल्यू रख दी हमने। एल 8 मीटर है, तो ये आ गया 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। तो इस ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई हमारे पास? 3/4। ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। बहुत स्मॉल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस पार्ट में ही बताया था कि हम एसएसबी और कैंटिलीवर के ऊपर जितने भी तरह के आईएलडी ड्रॉ हो सकते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे।
देन अगला क्वेश्चन है, फॉर ड्रॉइंग ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम व्हाट वैल्यू ऑफ टेस्ट लोड इज अज्यूम्ड, 1 यूनिट, आर्बिट्ररी, डिपेंड्स ऑन अपॉन स्ट्रक्चर, 0। ये हम सबको पता है, इट इज 1 यूनिट। 1 यूनिट लोड इज अज्यूम्ड एज कैलकुलेशंस आर इजी, ठीक है। देन एक्चुअल लोड्स आर मल्टीप्लाइड विद द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड टू कैलकुलेट फर्दर। मतलब अगर आपको वहां पे रिएक्शंस या फोर्सेस निकालने हैं तो वहां पे आप 1 यूनिट के लिए उस ऑर्डिनेट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑर्डिनेट की वैल्यू 3/4 निकाली थी, अगर हमको रिएक्शन की वैल्यू पूछता और उस 1 यूनिट की जगह वहां पे मान लो 5 टन का लोड था, तो हम क्या करते, 3/4 को 5 टन से मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास एक्चुअल रिएक्शन की वैल्यू आ जाती। इसी से रिलेटेड देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये डायग्राम है, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल है। The value of reaction at A by drawing ILD for the given beam would be। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या किया था हमने, यहां पे यानी उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एक ही पॉइंट था 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, वहां पे हमने जो निकाला था ऑर्डिनेट 3/4 निकाला था, उस 3/4 को 8 टन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे ऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, उसको 12 टन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी ए पॉइंट पे, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस है। सबसे पहले हम ILD ड्रॉ करते हैं, जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसका जब ILD बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो L है, टोटल स्पान लेंथ कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस होगी ऑर्डिनेट होगा 1 - x/L होगा, मैंने ऐसा ही बताया था आपको। तो 1 - x यहाँ पे 2 है अपॉन 7 यानी 5/7, तो ये 5/7 वैल्यू आ गई। सिमिलर वे में इस पॉइंट की जब हम बात करेंगे, इस पॉइंट की दिस 1 पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी वैल्यू निकलेगी ऑर्डिनेट की 1 - x कितना है यहाँ पे 2 + 3 यानी 5, तो 5/7, तो 2/7, तो मैंने यहाँ पे 2/7 ले ली, राइट। अब रिएक्शन सिंपली निकालनी है, तो रिएक्शन 5/7 के टर्म में कितना है, 8 टन है लोड, तो 8 टन से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 12 टन है, 12 टन से मल्टीप्लाई कर दिया, 9.14 टन, यानी बी ऑप्शन आ गया। समझ रहे, पहला क्वेश्चन हमने जस्ट रेफरेंस के लिए था, तीसरा क्वेश्चन उसके ऊपर बेसिस न्यूमेरिकल है, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो दूसरा क्वेश्चन हमको ये कॉन्सेप्ट दे रहा था कि हम क्या करते हैं कि जब भी ILD ड्रॉ करते हैं तो 1 यूनिट लोड लेते हैं और फिर उसका ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन एक्चुअल लोड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन्फ्लुएंस लाइंस आर यूज्ड टू डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट रेजिस्ट लाइव मूविंग लोड। डेफिनेटली, क्योंकि जो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो ILD हम ड्रॉ करते हैं वो मूविंग लोड के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कि मूविंग लोड की वजह से किस तरह के इंपैक्ट आएंगे उसके लिए हम ILD ड्रॉ करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ वेरिएशंस इन शियर एंड मोमेंट विद मूविंग लोड, बिल्कुल करेक्ट है। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विद क्रिटिकल लोड कंडीशन, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी डी ऑप्शन हमारे पास सही हो गया। अब इन जो ऑप्शन है उनको जस्टिफाई करते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंस लाइंस इज ए डायग्राम दैट शोज द वेरिएशन फॉर ए पर्टिकुलर फोर्स और मोमेंट एट ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए स्ट्रक्चर एज ए यूनिट लोड मूव्स अक्रॉस द एंटायर स्ट्रक्चर, यानी यूनिट लोड जब मूव कर रहा है उसकी वजह से जो इंपैक्ट आ रहा है उसके लिए हम ILD ड्रॉ करते हैं। व्हेन द अप्लाइड लोड इज नॉट फिक्स्ड, इट मींस इट इज मूविंग, we use influence lines to determine the impact of live moving loads, जैसा मैंने बोला, at a single point as the load moves across the beam. Hence, influence lines are important in the design of structure that resist live moving load. जो मेरा A ऑप्शन है वो यही है, to design the structures that resist live moving loads. Okay. Further, influence line provides a systematic procedure for determining how the reaction, shear, moment और deflection, 4 चीज हो गई, रिएक्शन सपोर्ट्स के ऊपर, shear, moment यानी बेंडिंग मोमेंट और डिफ्लेक्शन in a given part of a structure vary as the applied load moves about on the structure. Okay, तो ये मेरा बी ऑप्शन हो गया, टू प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ वेरिएशन इन shear एंड मोमेंट। तो shear एंड मोमेंट के अलावा वो डिफ्लेक्शन और रिएक्शन के रेस्पेक्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी सी तीनों करेक्ट हो गए, यानी डी ऑप्शन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस लाइंस आर ऑलवेज दीज आर स्ट्रेट, बट अगर हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो यूजुअली कर्व होती है, ठीक है।
फॉर ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। फॉर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस लाइंस आर स्ट्रेट, फॉर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस लाइन आर यूजुअली कर्व्ड, कर्व शेप की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। In a cantilever beam of span L, if unit load is placed at center of span, then देखिए मैं पहले इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। एक केस है, ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कैंटिलीवर बीम के केस में मैंने सबसे पहले यूनिट लोड अप्लाई किया, कहाँ पे, इसके फिक्स सपोर्ट पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो 1 दिखा रखा है, L लेंथ है इसकी। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट फॉर कैंटिलीवर बीम व्हेन यूनिट लोड इज एट फिक्स्ड एंड। अगर यूनिट लोड फिक्स एंड के ऊपर है तो उसका जो ILD होगा वो ये होगा, कैसा होगा, ये ILD है नीचे वाला डायग्राम, कि फ्री एंड के ऊपर L टोटल मैग्नीट्यूड हो और जो फिक्स एंड है उसके ऊपर 0 हो। लेकिन अगर मैं यूनिट लोड सेंटर पे प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है ना, लोड इज एट सेंटर, तो इन्फ्लुएंस लाइन कैसा होगा, ये यूनिट लोड मैंने सेंटर पे प्रोवाइड कराया, दोनों तरफ L/2 हो गया, तो सेंटर के ऊपर ये 0 मैग्नीट्यूड हो गया और फ्री एंड के ऊपर L/2 मैग्नीट्यूड है। अब हम क्वेश्चन ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। पहला ऑप्शन है इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग, ये बात जो कर रहा है किस केस की बात कर रहा है, जबकि हम सेंटर के ऊपर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट वुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल सही है, विद L ऑर्डिनेट एट फ्री एंड एंड 0 एट फिक्स एंड। ये गलत हो गया, L ऑर्डिनेट फ्री एंड पे और 0 एट फिक्स एंड पे, ये किस केस के लिए, जबकि यूनिट लोड फिक्स एंड पर है, ठीक है ना। अब हम, क्योंकि जबकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि यूनिट लोड सेंटर ऑफ स्पैन पर है, तो ये गलत हो गया। सेकंड है इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट वुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट है, विद L/2 ऑर्डिनेट एट फ्री एंड एंड 0 एट सेंटर, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। सी ऑप्शन पे आते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, कैंटिलीवर के लिए ILD हम ड्रॉ कर रहे हैं फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट वुड बी एट राइट एंगल ट्राइंगल विद L/2 ऑर्डिनेट एट फ्री एंड, यहां तक करेक्ट है, एंड 0 एट फिक्स एंड, नहीं, फिक्स एंड पे 0 नहीं, 0 कहां पे होगा, सेंटर के ऊपर होगा, तो ये गलत हो गया। एंड डी ऑप्शन है इन्फ्लुएंस लाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट वुड बी ए ट्राइंगल विद L ऑर्डिनेट एट सेंटर एंड 0 एट बोथ फ्री एंड फिक्स। ये इस तरह से कह रहा है कि ये सेंटर है, सेंटर के ऊपर L ऑर्डिनेट और इस तरफ ये फिक्स एंड और उस पर 0 होगा, तो ऐसा तो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम ऐसा बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही हमको आने चाहिए, क्योंकि उस जैसे बाकी क्वेश्चन तो हम बना ही लेंगे एग्जाम के अंदर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम वुड बी, ऑलवेज इट इज पैराबोलिक शेप। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में अगर हम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD ड्रॉ करते हैं तो उसका शेप होता है पैराबोलिक, चाहे हमारी लोडिंग UDL हो, चाहे हमारी लोडिंग किसी भी तरह से हो, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर एनी पोजिशन ऑफ लोड हैज पैराबोलिक शेप, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनवेलप ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये याद रखना है हमको वर्ड, एनवेलप ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए अगर हमने W जो लोड है वो सेंटर पे लगा दिया तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस केस में क्या होता है, WL/4। अगर UDL है तो उस केस में के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL²/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 8, इन नंबर ऑफ व्हील लोड्स, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इन नंबर ऑफ व्हील लोड्स, थोड़ा सा लेंथी है बट लेकिन क्या है कि आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन नंबर ऑफ व्हील लोड्स 3 टन, 4 टन, 5 टन एंड 6 टन, 4 लोड है, स्पेस 2 मीटर, 3 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली मूव ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम AB ऑफ स्पैन 32 मीटर विद द 3 टन लोड लीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे लोड, और 3 टन जो है सबसे आगे है, ठीक है, उसके बाद 4 टन होगा, देन 5 होगा, देन 6 होगा, और इन सबके बीच में जो स्पेसिंग है 3 से 4 टन के बीच में 2 मीटर, 4 से 5 टन के बीच में 3 मीटर और 5 से 6 टन के बीच में 3 मीटर। टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 8 मीटर फ्रॉम A एंड, द लोड दैट मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेक्शन इज, हमको 8 मीटर डिस्टेंस पे, टोटल 32 मीटर का स्पैन है, A एंड से 8 मीटर डिस्टेंस के ऊपर अगर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए
तो किस लोड को हमको सेक्शन पे प्लेस करना पड़ेगा। ओके, देखिए इसकी जो थ्योरम है, इसका एसेंस है वो क्या है, फॉर व्हील लोड maximum bending moment at a given section of a beam occurs on a section when the average load on the left side of section minus average load on the right side of section changes sign when the load passes over the section। सिंपल सी चीज है, हमको हर लोड को सेक्शन पे रख के देखना पड़ेगा, ये चारों लोड को बारी बारी से सेक्शन के ऊपर जब हम लोड को रखेंगे तो लेफ्ट साइड का सेक्शन और राइट साइड के सेक्शन के बीच में जो डिफरेंस है उसका साइन जिस लोड के रेस्पेक्ट में चेंज होता है उसी लोड के रेस्पेक्ट में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। कैसे, देखिए ये मैं आपको पहले समझा देता हूं। ये लोड पोजीशन है, 3 टन सबसे आगे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, यानी इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 4 टन, देन 5 टन, 6 टन, और ये स्पेसिंग है। ये बी में हमारी ए से बी में टोटल 32 मीटर है, और ए से ये सी पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, और हमको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे किस लोड को हम प्लेस करें कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको मिले, यानी ए से 8 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो जो ये थ्योरम है, थ्योरम क्या बोलती है कि एसी एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन सीबी या बीसी दूसरा सेक्शन है। दोनों सेक्शन पे जब हमारा लोड, एवरेज लोड का डिफरेंस साइन चेंज करेगा, ठीक है ना, या यू कैन से कि दोनों केस के अंदर साइन डिफरेंट होगा एवरेज लोड का, तब हमारे पास क्या होगा, जो सेक्शन के ऊपर लोड होगा उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट मैक्सिमम होगा। अब मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूं। देखिए पहला कॉलम है एवरेज लोड ऑन एसी, दूसरा कॉलम है एवरेज लोड ऑन बीसी, ठीक है। दो केसेस हो गए, एसी के ऊपर बीसी के ऊपर। सबसे पहला केस है व्हेन ऑल लोड्स ऑन एसी, यानी कोई भी लोड एसी को क्रॉस नहीं कर रहा, तो सारे लोड क्या है, 2 3 5 3 8 मीटर के, तो 8 मीटर इसी के ऊपर आ जाएंगे, एसी के ऊपर। तो यहाँ पे एवरेज लोड कितना होगा, 3 और 4 7 और 5 12 6 18 अपॉन 8, 6 + 5 + 4 + 3 डिवाइडेड 8 इक्वल टू 18 अपॉन 8 आ गए, ठीक है ना। बीसी के ऊपर कोई भी लोड नहीं है, तो एवरेज लोड कितना है, 0। इस केस में एसी के ऊपर जो लोड है और बीसी के ऊपर लोड है, दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एसी माइनस बीसी, 18/8 - 0, हम ऐसे लिखेंगे ना, 18/8 - 0, डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा। अब दूसरे केस में मैं 3 टन को क्रॉस करा दिया मैंने सी से, तो सी से पहले मेरे पास सिर्फ 3 लोड बचेंगे, 4 5 और 6, तो 6 + 5 + 4 अपॉन 8, तो यहाँ आ गया एवरेज 15/8। 3 टन को उधर क्रॉस कराया तो यहाँ पे आ गया 3/24, और 3/24 क्योंकि 24 मीटर इसकी स्पैन लेंथ है, ठीक है, और 3 का एक लोड हमने क्रॉस कराया यानी 1/8, तो डेफिनेटली जो इस वाले केस के अंदर भी 15/8 माइनस 1/8 करेंगे वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगा दिया, ठीक है। थर्ड केस के अंदर हमने 4 टन को भी क्रॉस करा दिया, तो अब यहाँ पे 2 लोड बचे, 6 और 5, 6 + 5 अपॉन 8, और यहाँ पे बचे 4 + 3, दोनों उधर चले गए, 7/24। इस केस के अंदर भी जो 11/8 है वो 7/24 से ज्यादा रहेगा, तो 11/8 माइनस 7/24 जब हम करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इन तीनों केस में अभी तक पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी साइन चेंज नहीं हो रहा। फिर हम 5 टन को भी क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। तो 5 टन को क्रॉस कराते के साथ ही हमारे पास जो लोड बचा वो कौन सा बचा, 6 टन। जो एसी के ऊपर बचा तो 6/8 आया। यहाँ कौन से पहुंच गए, 3 पहुंच गए, 5 4 3, तो 5 और 4 12 3 15 24, 12/24, ठीक है। 12/24 का मतलब हो गया 3 चौका 12, 3 4/8, और डेफिनेटली 6/8 जो है 4/8 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन साइन लगाया, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अभी भी साइन चेंज नहीं हो। अब हम 6 टन को भी क्रॉस करा देते हैं, यानी सारे लोड्स को उठा के सीबी सेक्शन या बीसी सेक्शन पे कर देते हैं। तो यहाँ पे लोड कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे 6 5 4 + 3 अपॉन 24, 18/24। डेफिनेटली जब हम करेंगे 0 माइनस 18/24, तो डेफिनेटली इट इज लेस देन 0। मैंने लेस देन का साइन लगाया, यानी यहां पे साइन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा क्रिटिकल लोड हो गया वो कौन सा हो गया, 6 टन। तो अगर हम 6 टन के लोड को हम सेक्शन यानी सी सेक्शन पे प्लेस करेंगे, उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट निकलेगा वो मैक्सिमम निकलेगा, राइट। व्हेन 6 टन क्रॉसेस सी, एवरेज लोड ऑन एसी विल बी लेस देन एवरेज लोड ऑन बीसी, सो कीप 6 टन एट सी टू गेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये राइट अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। जहां साइन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, यहां तक सारे ग्रेटर देन होते हैं, या तो माइनस कर लो या ग्रेटर देन लेस देन वाली पोजीशन देख लो। यहां लेस देन हो गया
तो इसका मतलब क्या होगा, 6 टन ही वो क्रिटिकल लोड है जिसके वजह से साइन चेंजेस हो, इसलिए 6 टन को आप उस सेक्शन पे प्लेस करेंगे, यानी 8 मीटर डिस्टेंस पे, इट मीन सी सेक्शन पे। तो जब उस केस के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया डी ऑप्शन, यानी 6 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये गलत है। मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल जो है वो डिटरमिनेट एज वेल एज इनडिटरमिनेट दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए वैलिड है। दूसरा है मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन मैक्सवेल बेटी थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसी का ये फर्दर एक्सटेंशन है। थर्ड है मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर ड्रॉइंग इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एनी फोर्स फंक्शन। एनी फोर्स फंक्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्सियल फोर्स के लिए बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ठीक है, और डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट दोनों चीज होगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया बी, 2 and 3। देखिए, मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल इज यूज्ड टू ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एनी लीनियर सिस्टम इंक्लूडिंग बीम्स, फ्रेम्स एंड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर, यानी किसी भी तरह के फोर्स डायग्राम के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है एनी रिलीज कंस्ट्रेंट, इट इज ऑल्सो यूज फॉर एनी रिलीज कंस्ट्रेंट लाइक शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्स। और यूज किसके लिए होता है, डिटरमिनेट एज वेल एज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 42 किलो न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर तक ये लोड फैला हुआ है, इज रोलिंग ओवर ए स्पैन ऑफ 15 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूडीएल है वो आपका स्पैन लेंथ से कम है, ठीक है। यूडीएल इज शॉर्ट, क्योंकि यूडीएल जो 3 मीटर में है और स्पैन लेंथ 15 मीटर में है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखिए, ये भी अपने तरह का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से स्मॉल क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो इसके लिए जो थ्योरम है वो क्या बोलती है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड शैल बी प्लेस सिमेट्रिकली विद द रेस्पेक्टिव टू द सेंटर एज शोन बिलो, ठीक है ना। मतलब आपको 42 किलोमीटर को बिल्कुल सेंटर पे रख देना है। तो इससे अगर हम इस तरफ देखेंगे तो 7.5 मीटर हो गया, उससे इस तरफ 7.5 मीटर हो गया, राइट, बिल्कुल सेंटर पर। इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट निकलेगा वो मैक्सिमम निकलेगा। वो कितना निकलेगा एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका हम आईएलडी ड्रॉ करते हैं, ये इसका आईएलडी बनेगा, ठीक है। इसमें जो बीच वाला सेक्शन है यानी दिस वन सेक्शन, इसका जो ऑर्डिनेट है वो कितना होगा, ये ए है मान लो, इसकी ऑर्डिनेट की वैल्यू थी ए इंटू बी अपॉन एल। ए कितना 7.5 मीटर, जब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, बी 7.5 है अपॉन 15 यानी 3.75। अब ये वाला 3.75 आ गया तो हम इसके रेस्पेक्ट में ये और ये निकाल सकते हैं। तो 3.75 ये कितने डिस्टेंस के लिए, 6 के लिए, डिवाइडेड बाई पूरा यानी 7.5 मीटर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 6 है, बट यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो 7.5 है, तो 6 अपॉन 7.5 मल्टीप्लाई बाई 3.75, तो 3 मीटर आ गया। सिमिलर वे में 3 मीटर आ गया। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है, दिस इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इनटू एरिया ऑफ आईएलडी अंडर यूडीएल। यूडीएल के अंदर जो एरिया है वो कितना है, ये सारा है, ठीक है ना, जो हैचेस पोर्शन है। तो इसका मतलब 42 इंटेंसिटी हो गई इंटू मैं ये हो गया, बेसिकली क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू कर दिया, और एक के लिए फॉर्मूला है हाफ इंटू दिस ऑर्डिनेट इंटू दिस ऑर्डिनेट। एक 3 मीटर है, दूसरा 3.75 है, तो 3.75 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। देखिए ये 7.5 है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 425.25 किलो न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन बन गया डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट डी इन द फिगर शोन बिलो वुड बी। डी के ऊपर आईएलडी निकालना है, जी जो हिंज है वो सी पॉइंट पर है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ये है, इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। जो हिंज है उसके ऊपर 0 होगा, ठीक है, और हिंज के ऊपर 0 यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन, ठीक है। अलाउ यूनिट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट डी
एट सी ड्यू टू हिंज विद कंटिन्यूस सपोर्ट एट ए एंड बी, ए और बी के ऊपर कंटिन्यूस सपोर्ट है, पार्ट ए बी सी डज नॉट डिफॉर्म, हेंस ILD एट रिएक्शन डी इज लाइक दिस, है ना। सी पे 0 करना है और डी के ऊपर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और ABC में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि वो कंटिन्यूस बीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, व्हेन, ये आर्चेस के ऊपर क्वेश्चन शुरू हो गए, व्हेन इन अ 3 हिंज आर्च द एंड्स A एंड B आर एट द सेम लेवल, मतलब जैसे ये एक आर्चेस है, ठीक है, ये क्राउन है जिसके ऊपर एक हिंज है, ये एक यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, सेम लेवल मतलब कि ये जो सपोर्ट है ये सेम लेवल पे, ठीक है। देन बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन हिंज, इस बेंडिंग मोमेंट इस क्राउन हिंज के ऊपर कितना होगा, तो करेक्ट आंसर है 0 होता है, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, इफ अ 3 hinge arch of span L and rise H carry a uniformly distributed load of W over the whole span, then the arch is subjected to only shear force, the arch is subjected to only bending moment, shear force at every section is 0, both A and B। इसका करेक्ट आंसर आएगा C। इन दिस केस shear force एंड bending moment दोनों ही 0 होंगे, जो होगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट होगा, ठीक है। देखिए, इफ अ 3 hinge arch of span L and rise H carry a uniformly distributed load of W over the whole span, then मतलब ये इस तरीके का है, ठीक है, एक हिंज यहाँ हो गई, एक हिंज यहाँ है, एक हिंज है, और जो यूडीएल है वो इस तरीके का लगा होगा पूरे स्पैन के ऊपर, ठीक। पहली चीज, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है वो WL²/8H होगा, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन होगी H इस तरह से होगी, ये वर्टिकल रिएक्शन होगी, H होगा वो WL²/8H होता है, जबकि होल स्पैन के ऊपर है, ठीक है, यूडीएल। देन पहले, द आर्च इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, तो BM 0 हो गया, shear force is also 0 at every section, ये भी 0 हो गया, the arch will be subjected to axial compression, यानी only normal thrust। okay, the next question है 14 number, a 3 hinge parabolic arch is hinged at the springing and at the crown। ये जैसे ये आर्च बनाया ना, ये 3 hinge आर्च हो गया, ये जो दो पॉइंट है सपोर्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं हम स्प्रिंज पॉइंट, और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, दिस इज व्हाट स्प्रिंजिंग लाइन, ठीक है। द स्पैन एंड राइज आर 50 मीटर, एल आपको 50 मीटर दे दिया, और जो राइज है दिस वन H, ठीक है, ये आपको 20 मीटर दे दिया। द लेफ्ट हाफ ऑफ द आर्च इज लोडेड विद यूनिफॉर्म लोड इंटेंसिटी ऑफ 16 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हाफ के ऊपर लोड दे रखा है, ठीक है। W की वैल्यू कितनी है 16। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकालें, जबकि पूरा लोड था तो जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट था वो कितना था, WL²/8H था। जब आधा हो जाएगा तो इसका भी हाफ कर दो आप, तो 16H हो जाएगा, ठीक है। इन आर्चेस सपोर्ट्स नोन एज द स्प्रिंज और स्प्रिंजिंग लाइन, सिंस लोड इज ऑन लेफ्ट हाफ ओनली, तो WL²/16H सारी वैल्यूज रखती है, हमारे पास आंसर आ गया 125 किलो न्यूटन, तो ऑप्शन हो गया ए, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, इफ 3 hinge arch is not carrying any load, then rise in temperature results decreasing in length of arch, no change in length of arch, increasing in length, सी ऑप्शन करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, ये 3 hinge arch है, ठीक। जब राइज इन टेम्परेचर करेंगे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मूव नहीं करेंगे, लेकिन जो क्राउन पॉइंट है वो थोड़ा मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो जो आर्च की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देखिए, सिंस द एंड्स A and B do not move and crown in C is not connected to any permanent object, the crown will rise from point C to D। ये C पॉइंट हो गया, D पॉइंट हो गया। अब जब कि क्राउन राइज करके, इसका मतलब ओवरऑल जो लेंथ है आर्च की इट विल इंक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन 16, इन 2 hinge parabolic arch the number of unknown चार्ज होते हैं, ये 2 hinge parabolic arch है, ठीक है ना, एक हिंज यहाँ है, एक हिंज यहाँ है, तो दो तो वर्टिकल रिएक्शंस हो गई, 2 हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हो गई, तो नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए, 4। करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल एट ईच हिंज सपोर्ट। और जो
सिंस की जो 2 हिंज आर्च होता है वो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और 2 हिंज पैराबोलिक आर्च जो होता है उसकी 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो रिएक्शंस है या इक्वेशंस है वो 3 बनेंगी, तो 4 - 3 4 अननोन है, तो जो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी हो गई 1। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 हिंज आर्च की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी होती है, वो 1 होती है। 3 हिंज आर्च स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है एंड 2 हिंज आर्च स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इफ 2 हिंज पैराबोलिक आर्च इज सब्जेक्टेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड यानी 1 एट द क्राउन यानी टॉप पॉइंट के ऊपर, देन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट द सपोर्ट वुड बी। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ W यानी ये यहां पे हमने W है, ठीक है, और ये 2 हिंज आर्च है, ठीक है। उस केस के अंदर जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है वो 25 WL अपॉन 128 H होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमको फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पे जब यूनिट लोड की बात कर रहे थे W1 हो गया, तो 25L अपॉन 128 H आ गया, तो ऑप्शन बन गया डी। यहाँ पे L स्पैन हो गया इसका, राइट, ये स्पैन, और H जो है ये राइज है, राइज ऑफ आर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, अ लीनियर आर्च हैज एक्सियल फोर्स ओनली, थ्रस्ट ओनली। नॉर्मल थ्रस्ट होता है और कुछ नहीं होता लीनियर आर्च में। A linear arch is one which represents thrust line. Question 19. The maximum bending moment due to uniformly distributed load for a 3-hinge arch, parabolic arch of a span 50 meter occur at a distance of. जो मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट होता है 3 इंच पैराबोलिक आर्च के लिए वो 0.234 L डिस्टेंस के ऊपर होता है, राइट, ये ध्यान रखना है। और L जो है यहाँ पे 15 मीटर है, तो कितना हो जाएगा 0.234 इंटू 15, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.51 मीटर आएगा, 3.51 मीटर। इन अ 3 इंच पैराबोलिक आर्च फॉर यूनिफॉर्म लोड इंटेंसिटी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम एनी सपोर्ट वुड अकर, यानी दोनों तरफ से, ठीक है, वुड अकर 0.234 L डिस्टेंस यानी 3.51 मीटर। अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, प्लस माइनस 0.01883 WL स्क्वायर। इसको भी याद रखना है, मैंने इसलिए यहाँ पे नोट लगा के यहाँ पे आपको मेंशन किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, द केबल यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग इट्स लेंथ अज्यूम द शेप ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, और डी ऑप्शन है कैटेनरी। तो कैटेनरी करेक्ट ऑप्शन। कैटेनरी का मतलब होता है कि जो केबल है वो सेल्फ वेट की वजह से दोनों सपोर्ट से ऐसे लटक गई है, ठीक है। कर्व दैट एन आइडियलाइज हैंगिंग केबल अज्यूम्स अंडर इट्स ऑन वेट व्हेन सपोर्टेड ओनली एट इट्स एंड। दोनों एंड पे सपोर्टेड है और यहां से अपने वेट की वजह से नीचे लटक गई, तो दिस शेप इज कॉल्ड कैटेनरी शेप, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली लोडेड अगर कोई केबल है तो उसकी शेप जो होती है कैटेनरी होती है। जबकि कब है, जबकि केबल के ऊपर जो लोड है वो उसकी पूरी लेंथ के ऊपर है, यानी कंप्लीट लेंथ के ऊपर। लेकिन अगर केबल के ऊपर जो यूनिफॉर्मली लोडेड है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पैन है, यानी यहां से लेके यहां तक है, इन दैट केस जो शेप होगी वो पैराबोला शेप होगी, कैटेनरी नहीं होगी। केबल यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्पैन टेक्स द शेप ऑफ पैराबोला। रिमेंबर दिस थिंग, अगर केबल जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके शेप की, उसमें पूरी लेंथ के ऊपर अगर यूडीएल है देन जो आपका शेप बनेगा वो कैटेनरी शेप बनेगा। लेकिन अगर जो यूडीएल है उस पूरी लेंथ पे ना होकर सिर्फ दो सपोर्ट के बीच में यानी उसके स्पैन पे है, ठीक है, तो जो शेप बनेगी वो कैसी होगी, पैराबोलिक शेप होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, A cable carrying a load of 10 kilonewton per meter run of horizontal span is stretched at supports A and B apart 100 meter. दोनों supports 100 meter distance पर है. The supports are at the same level and the central dip is 10 meter. The greatest tension in the cable would approximately be. मैंने आपको सिलेबस जब बताया था उस समय बोला था ग्रेटेस्ट एंड मिनिमम टेंशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट टेंशन इन द केबल इज नियर द सपोर्ट, यानी सपोर्ट के आसपास ही होगा, और
एक सपोर्ट के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स V है आपका, हॉरिजॉन्टल H है, तो जो भी होगा वो सपोर्ट के ऊपर रिजल्टेंट रिएक्शन के बराबर होगा, V² प्लस H²। आइदर उसको ए पॉइंट पे निकाल लीजिए, यानी एक सपोर्ट पर या दूसरे सपोर्ट पे। ओके, तो ग्रेटेस्ट टेंशन कितना होगा, VA² प्लस H²। V होता है वो W यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो WL/2 हो गया। हॉरिजॉन्टल जो स्पैन आर्चेज में पढ़ा था सेम फॉर्मूला, यानी WL²/8H है, ये हमने पढ़ा था ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका स्क्वायर, सारी वैल्यूज रख दी। W जो है यहाँ पे 10 किलोन्यूटन पर मीटर है, L दोनों के बीच की डिस्टेंस है यानी 100 मीटर है। केबल को भी देखिए समहाउ आर्चेज की तरह ही ट्रीट करते हैं, और जो सेंट्रल डिप है यानी स्मॉल h वो 10 मीटर है। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी, हमारे फाइनल आंसर आ गया 1346.3 किलोन्यूटन। और इसमें पूछा है अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर रिप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 1350 किलोमीटर, ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हेन ए केबल कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑल अलोंग द लेंथ, यानी पूरे केबल के ऊपर है, स्पैन की बात नहीं हो रही, which supports at the same level, the length of the cable will be in excess of the span of the cable at what amount? ये ऑप्शन है। एक्चुअली क्या होता है कि जब यूडीएल पूरी केबल के ऊपर है तो जो केबल की लेंथ होती है L', स्पैन की लेंथ होती है, उस लेंथ के अलावा एक फैक्टर होता है 8H²/3L। तो जो स्पैन की लेंथ है उसके अलावा कितना हो गया, 8H²+/3, यानी इन एक्सेस ऑफ स्पैन लेंथ। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया बी ऑप्शन। देखिए जो लेंथ ऑफ केबल है इन द कंडीशन डिस्क्राइब्ड इन क्वेश्चन वुड बी L + 8H²/3, यानी जो स्पैन की लेंथ है उसके अलावा ये एडिशनल होगी, यानी एक्सेस में होगी। तो यही हमसे पूछा कितनी लेंथ एक्सेस में होती है, किस अमाउंट से एक्सेस में होती है, तो वो है 8H²/3। L स्पैन ऑफ द केबल हो गया, H डिप ऑफ द केबल। ओके, सो ये तीनों टॉपिक यानी इन्फ्लुएंस लाइन, आर्चेज और केबल में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो इस बार एग्जाम में आएंगे या किसी भी तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को आज शेयर कर दिए है, ठीक है। इसका जो डाउनलोड यानी PDF वर्जन है इस वीडियो का, वो इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच है, वहां से आप डाउनलोड करके फर्दर प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। किसी को भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का वहां पे आके डिस्कस कर सकता है। देखिए इसमें बहुत सारी जगह मैंने फॉर्मूले बताए हैं, उनके डेरिवेशन की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, एग्जाम में आप ड्राइव नहीं कर सकते। जो जो इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है मैंने बताई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही आपको क्वेश्चन करके जाने हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चन जहां से भी मिले वो सारे करने चाहिए। मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपको बताता हूँ वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जिनको आपको करने के बाद आपके काफी क्वेश्चन आपको बिना पढ़े भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो कीप कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्लास 15 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसमें हम बात करेंगे फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड्स के, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन, ठीक है। तब तक के लिए ओके।